बहुत बहुत स्वागत है आपका इस क्लास में। आप लोग ने ही कहा था कि इस चैप्टर को बुक से पढ़ा दीजिए। कुछ भैया बहन ने फ़ोन करके बताया था कि आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ाइए, थोड़ा बहुत हम नहीं समझ पाए। तो आज हम बुक से पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस in which new substances with new property are formed। इसमें कहता है केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनता है ना, नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी नई होती है, अलग प्रॉपर्टी होती है। किससे अलग होता है, इस लाइन को आप समझिए, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी कैसा है, ये गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो वाटर लिक्विड हो जाता है, तो गैस जो है वह लिक्विड बना। तो न्यू सब्सटेंसेस तो बना ही, गैस था और लिक्विड बन रहा है, तो न्यू सब्सटेंसेस तो बना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी भी अलग हो गई, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी हो गई। और यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था उसका गैस का प्रॉपर्टी हो गया। तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस तो बनता है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू होती है। यानी जो रिएक्टेंट, जो भाग ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे कंबाइन कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है, तो उसका अलग प्रॉपर्टी है, और वह कंबाइन करके जो वाटर बनाएगा उसका भी अलग प्रॉपर्टी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा ही। कैसे केमिकल चेंज हो गया, न्यू सब्सटेंसेस बना, नई प्रॉपर्टी बनी, है ना। तो केमिकल रिएक्शन होगा तो न्यू सब्सटेंसेस भी बनेगा और न्यू उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी, है ना। इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज हुआ। ऐसा नहीं, देखो दो चीज़ होता है, एक फिजिकल रिएक्शन होता है और एक केमिकल रिएक्शन होता है। फिजिकल रिएक्शन नहीं होता है, उसमें जो है उसका या तो कलर चेंज हो जाता है कभी कभी, या उसके स्टेट में चेंजिंग आ जाता है ना, लेकिन न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनता है। जैसे आइस है, आइस चेंज हो जाता है वाटर में, वाटर चेंज हो जाता है गैस में। तो ये केमिकल चेंजेस नहीं है। यहाँ जो वाटर है ना, चाहे वह सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस है, दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही कॉम्बिनेशन है ना, H2O ही है। H2O में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किए तो वह वाटर बना दिया, यानी एक न्यू प्रॉपर्टी ला दिया। तो यहाँ पर केमिकल चेंज होता है ना। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के द्वारा, है ना, केमिकल रिएक्शन के दौरान ए रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम takes place between the reacting substances to form new substances having entirely different properties। अब वह क्या करता है, देखिए इसके हर लाइन को समझने का चीज़ है ना। अब कहता है केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज भी हुआ और न्यू प्रॉपर्टी भी हुआ, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम का, है ना, बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहा है उसी के एटम में रीअरेंजमेंट होता है। कैसे होता है, हाँ देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है तो यहाँ वाटर बना रहा है। तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ H2 है प्लस O2 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, ये रिएक्ट कर रहा है और H2O बना रहा है, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बदले में इसमें नाइट्रोजन आ गया, या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, या कुछ और एटम आ गया। जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है ना केमिकल रिएक्शन में, वही एटम जो है उसी का रीअरेंजमेंट होके एक न्यू सब्सटेंसेस बना लेता है, उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू हो जाती है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अदर सब्सटेंसेस जो है वह आ जाएगा।
ये हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम जला रहे हैं तो ऐसा नहीं है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, उसमें कार्बन आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही रीअरेंजमेंट होके एक न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका जो प्रॉपर्टी होगा वह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग अलग होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Chemical reaction involve breaking of the old chemical bond which exist between the atom of the substance between the atom of the reacting substances। अब इस लाइन को क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड, तो कोई भी कंपाउंड, है ना, आप लोग अगर 9th में पढ़े होंगे तो केमिकल बॉन्ड को पढ़े हो, है ना, तो जब भी वह टूटता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर अलग अलग करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन, या जैसे वाटर है ना, वाटर में अगर इलेक्ट्रिसिटी भेजोगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो कैसे अलग अलग हो जाता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड होता है, यानी एक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन होता है, और वह टूटता है, वह बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है, यहाँ भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो वाटर बनाता है, तो इसके बीच में एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, यानी पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड जो कंपाउंड बनाता है उसके बीच में एक नया बॉन्ड आता है, ठीक है, और तब जाके वह डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाता है और उसका प्रॉपर्टी जो होता है वह डिफरेंट होता है। चलिए आगे बढ़िए। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। अब ये तो ऊपर के लाइन में बोल ही दिया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेगा, नाइट्रोजन नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा, अदर एलिमेंट नहीं रहेगा, है ना। जब भी जो भी रिएक्टेंट में, जो एटम रिएक्टेंट में भाग लेगा वही प्रोडक्ट में रीअरेंजमेंट होगा। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग लेगा तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, है ना। तो उसी को कह रहा है कि अदर एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, उसी का रीअरेंजमेंट होता है। ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है कि जो भी एटम या एलिमेंट्स, है ना, भाग ले रहा है उसी का रीअरेंजमेंट होता है और वह एक न्यू प्रॉपर्टी के साथ आता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है तो एक कंबाइन करता है और दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। तो जानते ही होंगे कि जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो न्यू सब्सटेंसेस बनता है ना, केमिकल रिएक्शन के बाद उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। इन केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। अब ये जो केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें आप देखते हैं कि एक साइड जो है वह रिएक्टेंट होता है, दूसरा साइड प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है यानी कंबाइन करता है ना, या रिएक्ट करता है, तो वही जो है वह प्रोडक्ट बना लेते हैं। यानी प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट नहीं होता है, रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट thus formed have properties which entirely different from those of the reactant। अब जो ये प्रोडक्ट बनाया तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिएक्टेंट से अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। हो सकता है कि रिएक्टेंट सॉलिड हो, रिएक्टेंट गैस हो, रिएक्टेंट लिक्विड हो, लेकिन यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट वह सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, ओनली सॉलिड हो सकता है, ओनली लिक्विड हो सकता है, ओनली गैस हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल नाउ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बिफोर वी डू दैट प्लीज नोट द मैग्नीशियम इज ए सिल्वरी व्हाइट मेटल। मैग्नीशियम एक सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है ना। हम दिखाए भी हैं आप लोग को, ये लेबोरेटरी में इसका एक्सपेरिमेंट भी कराए हैं। मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन द साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नीशियम रिवन के रूप में यह पाया जाता है। लेटेस्ट स्टडी ए केमिकल रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब इसको जलाया जाता है। व्हेन मैग्नीशियम रिवन इज हीटेड, इसको गर्म किया जाता है। इट बर्न्स इट इन एयर विथ ए
dazzling white flame to form a white powder called the magnesium oxide. अब ये मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है एयर में, तो क्या होता है कि बहुत ही वाइट लाइट के साथ, एकदम आँख चौंधियाने वाला लाइट के साथ, डेजलिंग मीन्स क्या होता है, चौंधियाना, है ना, तो चौंधियाने वाला लाइट के साथ यह जलना शुरू करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक वाइट पाउडर होता है ना। एक्चुअली ऑन हीटिंग द मैग्नीशियम कंबाइन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अब कहता है मैग्नीशियम जो जलाया जाता है एयर में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वह किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्यों केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया है ना, मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सॉलिड पाउडर बनाया, है ना। तो और इसका प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। मैग्नीशियम एक सॉलिड नुमा रचना है ना, और ऑक्सीजन गैस है, लेकिन यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वह एस के रूप में, यानी राख के रूप में, पाउडर के रूप में बनता है। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, रिएक्टेंट हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनता है जिसका प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अलग होता है ना। लेकिन इसमें कोई अदर एलिमेंट्स नहीं होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही रीअरेंजमेंट होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए यह केमिकल रिएक्शन है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब है मैग्नीशियम रिबन व्हिच बी यूज यूजुअली हैज ए कोटिंग ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। कभी कभी होता है कि वो अपने आप भी, बहुत सारा जो मेटल है वो अपने आप रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं तो उससे वह रिएक्ट करने लगता है। तो मैग्नीशियम मेटल को भी जब छोड़ दिया जाता है ना, तो वह खुद ही, है ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के मैग्नीशियम रिबन पर एक कोट, एक लेयर चढ़ा देता है। ठीक है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है ये, लेकिन धीरे धीरे उस पर एक लेयर यानी कोट चढ़ जाता है। तो अब अगर उसको जलाओगे तो वह नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ गया, और वह जो होता है बहुत अच्छा हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है। तो अब मैग्नीशियम को जलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सैंड पेपर आता है, उसमें ये बालू लगा हुआ होता है, उससे उसको घसना पड़ता है ना, उसको रब किया जाता है, और रब करने पर मैग्नीशियम रिबन पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है वह क्या होता है, रिमूव हो जाता है ना। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो लेयर जो है हट जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन के सरफेस से वह हट जाता है। सो डैट, इसलिए इट में रीडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, है ना। जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाना है तो पहले उसको रिमूव कर लिया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, क्योंकि वह उसका जो ये हीटिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से वह नहीं जल पाता। इन अदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द डेजलिंग वेरी ब्राइट विथ लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू आई। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो आँख पर जो है, आँख के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है ना, क्योंकि उसमें लाइट, एक तो वाइट लाइट होता ही है, और बहुत ही एकदम चुंधियाने वाला लाइट, डेजलिंग लाइट, है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेम हो देता है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाई कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम द आई। तो जब भी जलाना चाहिए तो उसको आँख से दूर रखना चाहिए। तो इसमें दो क्वेश्चन एक आएगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये आएगा कि व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद द सैंड पेपर, यानी आप बिफोर बर्निंग, यानी जलाने के पहले
इसको सैंड पेपर से क्यों ये रिमूव करना चाहिए? मैग्नीशियम को जलाने से, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से क्यों घसना चाहिए, है ना? तो बिकॉज द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर, है ना, एंड फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, है ना। सो इट इज़ रब्ड विद द सैंड पेपर, यानी इसका जो आप इसको नहीं हटाइएगा तो ये जलने में परेशानी करेगा, ठीक है। दूसरा है कि आई से क्यों दूर रहना चाहिए? तो चूंकि वो जो डेजलिंग लाइट देता है, बहुत ज़्यादा लाइट देता है, तो आँख चुंधियाने लगता है, आँख पर उसका असर पड़ता है, तो इसलिए आँख से थोड़ा इसको दूर करके जलाना चाहिए। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाई कीपिंग इट एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम आई, जितना हो सके उसको आँख से दूर होना चाहिए। वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन एज फॉलो। अब यहाँ पर लिया है, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन एंड क्लीन इट बाई रबिंग इट सरफेस विथ सैंड पेपर से इसको घसा जाता है। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विथ ए पेयर ऑफ द लॉन्ग एट वन एंड एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर ए बर्नर। तो एक चिमटा से उसको पकड़ के उसको हीट के पास लाया जाता है और उसको जलाया जाता है ना। तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर गिर रहा है, उसका एस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट बर्निंग विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर ए वॉच ग्लास सो डैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट इन द वॉच ग्लास। अब वॉच ग्लास में एक शीशे का ग्लास होता है जिसमें उसका राख यानी ऐश को रखते जाओ, वो व्हाइट कलर का होता है। चलो आगे बढ़ो। इट इज़ नॉट दैट द केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी, है ना। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है ये सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही आपने इसको नहीं देख सकते हैं। बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है अपने डेली लाइफ में। लार्ज नंबर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कीप्स ऑन द एक्रिंग इन आवर डेली लाइफ में भी होता है। जैसे शावरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा हो जाना, यह भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी न्यू सब्सटेंसेस बनता है। वैन लैप्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिन में जब दूध को रखा जाता है तो पानी उससे अलग हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाता है, ये प्रोटीन अलग हो जाता है। तो ये सब जो है एक न्यू सब्सटेंसेस बनाता है ना, तो इसलिए यह केमिकल रिएक्शन। कुकिंग ऑफ फूड को भी बनाते हैं तो एक न्यू सब्सटेंसेस बनता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, देखते हैं डाइजेशन जब होता है तो बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये अलग अलग सब्सटेंसेस में टूट जाता है ना, इसलिए यह केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, इसमें भी ग्लूकोज टूटता है ना। फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स का जब फर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, इसलिए यह केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी एक न्यू सब्सटेंसेस बनता है, तो यह भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी जब हम वुड को, कोल को, केरोसिन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी न्यू सब्सटेंसेस बनता है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, जलाते हैं न्यू सब्सटेंसेस बनता है। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन इन ऑल दिस केस। द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंज बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट, है ना। तो इसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस होता है वह केमिकल रिएक्शन के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए इसको केमिकल रिएक्शन माना जाता है। अब केमिकल रिएक्शन का आपके विज्ञान में, है ना, साइंस में कैसे हम मानेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन, क्या प्रॉपर्टी है इसका। इन ए केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड द प्रोडक्ट। यानी अब हम समझ गए कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वह प्रोडक्ट में कन्वर्टेड हो जाता है ना। कभी कभी इसको समझ नहीं पाते हैं तो कैसे समझेंगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by the some feature which can be observed easily।
अब न्यू सब्सटेंसेस तो बनता ही है, लेकिन उसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ कैरेक्टर होता है जिसको देख के हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैसे हम कहेंगे? तो इवोल्यूशन ऑफ द गैस, गैस अगर निकल रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और गैस निकल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बन रहा है, अभी आगे बताएंगे कि प्रिसिपिटेट क्या होता है। चेंज इन कलर, कलर में अगर कोई चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, कलर में चेंज होता है तो फिजिकल रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन केमिकल चेंज भी होता है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि किस तरह से होता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा, टेम्परेचर अगर निकलता है तो भी हो सकता है। चेंज इन स्टेट, स्टेट में अगर चेंज होता है तो भी हो सकता है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इवोल्यूशन ऑफ द गैस, अब देखो यहाँ जो पढ़ना है तुमको, तो बोर्ड की तैयारी करनी है, तो हमको याद भी होना चाहिए, है ना, समझ भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट, और याद भी क्या क्या हमको पूछता है, ये बोर्ड के व्यू ऑफ पॉइंट से भी हमको पढ़ना है। तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ द गैस में दो चीज़ को याद रखना। एक तो जो भी रिएक्शन होता है, तो इसमें एक ऐसा रिएक्शन को याद रखना है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, एक ऐसा रिएक्शन को याद करना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो हाइड्रोजन कब निकलता है, ये एसिड बेस में भी हम पढ़ाए थे। हाइड्रोजन कब निकलता है? जब कोई भी मेटल जो है वह एसिड से रिएक्ट करेगा, है ना, कोई भी मेटल को जब एसिड से रिएक्ट कर, अब ऐसा नहीं कि कॉपर से रिएक्ट करवा देना, कॉपर जो है वो उसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है ना। कॉपर को छोड़ के ये Ag सिल्वर को छोड़ के किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट करवा देते हो एसिड को, तो वह क्या बनाएगा? वह हाइड्रोजन बनाएगा। तो इसको याद रखने का ज़रूरत है ना, कि मेटल जब रिएक्ट करेगा तो वह गैस, तुमको इसमें एग्जाम्पल पूछेगा कि व्हाट इज़ द एग्जाम, हाउ डू यू एक्सप्लेन व्हेन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस द गैस इज इवोल्यूटेड, यानी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो गैस कैसे निकलता है। तो यहाँ पर तुमको दो को दे देना पड़ेगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसमें हाइड्रोजन निकलता है। ऐसे भी रिएक्शन से भी पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ द गैस। तो कुछ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें गैस निकलता है। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स कहा जाता है छोटे छोटे कण को, है ना, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस। कोई भी अगर जिंक या कोई भी मेटल तुम ले लोगे, अगर मेटल को तुम एसिड के साथ सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे, तो उसमें हाइड्रोजन गैस का बबल्स, है ना, बुलबुला निकलता है। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो ये उदाहरण किसका है, ये एग्जाम्पल किसका है? इवोल्यूशन ऑफ द गैस का है, कि अगर हम किसी मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो वहाँ पर क्या निकलेगा? वहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, किसी भी मेटल से करवा सकते हो। अब एक चीज़ और है, यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स है ना, सीधा जिंक नहीं है। जिंक ग्रेन्यूल्स का अर्थ क्या हो गया कि जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा लिया गया, तो टुकड़ा जितना छोटा रहेगा रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछ देता है कि हम जिंक ग्रेन्यूल्स क्यों लेंगे, हम जिंक ही क्यों नहीं लेंगे। तो जिंक का हम छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं तो रिएक्शन ज़्यादा होता है, रिएक्शन का रेट जो है वह बढ़ जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा है कि जिंक लिया है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो है रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब हाइड्रोजन गैस, अब यहाँ पर पूछता है कि कैसे समझे कि हाइड्रोजन गैस ही निकला, हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकला, नाइट्रोजन गैस भी निकला, इसको कैसे हम पता करेंगे? तो जब यह रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पर गैस का बुलबुला आता है, तो उसके पास अगर जलती हुई कोई माचिस को लाते हो तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वो माचिस पॉप साउंड के साथ जलने लगता है ना। तो वह पॉप साउंड जो करता है वह इंडिकेट करता है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रहा है, इवोल्यूट हो रहा है। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिसिपिटेट। अब यहाँ पर प्रिसिपिटेट को बता रहा है, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन का हो गया। अब आगे बढ़ो। When magnesium react with the dilute acid like dilute hydrochloric acid या dilute sulfuric acid, even the hydrogen gas is evolved.
लेटेस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच गैस इज इवॉल्व। मैग्नीशियम भी मेटल है, अगर उसको भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करवाते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो वहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो ये भी बता रहा है, इवोल्यूशन ऑफ द गैस का एग्जाम्पल है। लेटेस्ट टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच गैस इज इवॉल्व। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured over sodium carbonate in test tube, when carbon dioxide gas is evolved. So the chemical reaction between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid is characteristic by the evolution of the carbon dioxide gas. तो जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट को जब एसिड के साथ, याद रखना है एसिड बेस में भी हम पढ़ाए हैं कि मेटल अगर एसिड के साथ डायरेक्ट अगर करता है तो वह हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन मेटलिक कार्बोनेट यानी मेटल का कार्बोनेट, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो या जिंक कार्बोनेट हो, ये अगर एसिड के साथ करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये दो रिएक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना, एक में हाइड्रोजन गैस निकलता है, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हम कैसे करेंगे, वो माचिस की जलती हुई बर्निंग लाइट से करेंगे, है ना। उसके पास ले जाएंगे तो वह पॉप साउंड करेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रहा है तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला जाता है तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले इसको पढ़ा देते हैं। बिफोर गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिसिपिटेट। ए प्रिसिपिटेट इज सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रिसिपिटेट आ ही रहा है, लेकिन इसके पहले आप लोग पढ़ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब लाइम वाटर में, लाइम वाटर किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH ट्वाइस है ना, इसका केमिकल फार्मूला है। तो जब ये लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाया जाता है तो वहाँ क्या बनाता है, वहाँ ये जो सॉल्यूशन है वह मिल्की हो जाता है ना। द सॉल्यूशन बिकम्स मिल्की हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह प्रिसिपिटेट है, ठीक है। अब पढ़ो कि प्रिसिपिटेट किसको कहते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है ना। प्रिसिपिटेट किसको कहा जाता है, तो हम पढ़ा दिए इवोल्यूशन ऑफ द गैस। इवोल्यूशन ऑफ द गैस में दो गो तुमको रिएक्शन याद रखना, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस किसी भी मेटल को तुम अगर कॉपर छोड़ के, किसी भी मेटल, कॉपर सिल्वर छोड़ के किसी भी मेटल को अगर करवा दोगे अगर एसिड से, डाइल्यूट एसिड से, तो वहाँ क्या निकलेगा, वहाँ गैस निकलेगा ही निकलेगा, है ना। और ये मेटलिक कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट से अगर तुम करवाते हो रिएक्ट एसिड को तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का टेस्ट है, हाइड्रोजन का भी टेस्ट है। और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लाइम वाटर में डालते हैं तो लाइम वाटर जो है वह मिल्की हो जाता है और प्रिसिपिटेट बनाता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम समझाने जा रहे हैं कि प्रिसिपिटेट क्या होता है ना। तो सम, पहले किताब से देख लो, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द लीड नाइट्रेट, देन ए येलो प्रिसिपिटेट ऑफ द लीड आयोडाइड इज फॉर्म। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द पोटेशियम iodide and lead nitrate is characteristic by the formation of the yellow precipitate of the lead iodide। अब यहाँ पर देखो दो चीज़ बना, एक तो हम बताए कि मेटल कार्बोनेट अगर किसे रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है, तो वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में ले जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। बहुत अच्छे से समझना इसको, है ना, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाते हैं ये लाइम वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो वहाँ भी प्रिसिपिटेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण वह सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ क्या बना, वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बना।
यहाँ जब तुम पोटेशियम आयोडाइड को जब तुम लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वहाँ येलो प्रिसिपिटेट यानी लीड आयोडाइड बनता है, तो दोनों जगह प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है। अब प्रिसिपिटेट किसको कहा जाता है, तो इसमें तो आगे जाके बताया होगा, लेकिन यहाँ समझ लो। अब देखो यहाँ लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर है, ठीक है। उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाए लाइम वाटर को, तो वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सॉलिड बना, वो सॉल्युबल नहीं है, वहाँ सॉल्यूशन में वो सॉल्युबल नहीं, यानी प्रिसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। सॉलिड तो होता ही है, इनसॉल्युबल है ना, अपने इक्वस सॉल्यूशन में वह इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल फॉर्म को प्रिसिपिटेट कहा जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर उसको तुम निकालना चाहोगे तो वो नीचे जम जाता है, ठीक है। यहाँ भी जो लीड आयोडाइड बनता है, यहाँ भी येलो कलर का है ना, वहाँ वाइट कलर का ये कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल फॉर्म में, यानी पानी अलग और वो सॉलिड अलग, ठीक है, उसी में रहता है लेकिन सॉलिड इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। और यहाँ लीड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेट हुआ, यानी वह अपने सॉल्यूशन से अलग होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो जो अपने इक्वस सॉल्यूशन में जो इनसॉल्युबल हुआ उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द फॉर्मेशन ऑफ द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द लीड आयोडाइड। अब इसमें कहता है कि आप लीड नाइट्रेट को लीजिए टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद फिर पोटेशियम आयोडाइड को लीजिए, तो उसको अगर रिएक्ट करवाओगे तो वह येलो कलर का लीड आयोडाइड बनता है ना। Another example of the chemical reaction when a precipitate is formed, when dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution taken is a test tube, then a white precipitate of the barium sulfate is formed। यानी अगर यहाँ पर देखो किताब में दिखा रहा है कि पीला कलर का येलो कलर का पोटेशियम आयोडाइड बनाता है, ये लीड आयोडाइड बनाता है। अब इसको अगर छोड़ दे तो थोड़ा देर इसको छोड़ दो तो वह क्या होगा कि वह नीचे जम जाएगा, पीला कलर का नीचे जम जाएगा, है ना, और वाटर जो है ऊपर आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन जो है ऊपर आ जाएगा। इसी तरह बेरियम क्लोराइड जब बनता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड को अगर रिएक्ट करवाते हो तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है, और बेरियम सल्फेट को अगर छोड़ देते हो तो वह नीचे जम जाएगा, ऊपर में वाटर अलग आ जाएगा, है ना, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में आ गया, उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जब भी प्रेसिपिटेट बनाओगे तो इसमें दो चीज़ का याद रखना, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिएक्ट करवा के कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, तो वह भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ना, पूछ सकता है परीक्षा में, 3-4 को पूछेगा। या ये लीड आयोडाइड अगर बनता है तो वह भी येलो कलर का प्रेसिपिटेट है ना। या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेरियम क्लोराइड अगर बनाता है तो वह भी बेरियम सल्फेट जो है वह प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट मीन्स हुआ कि द इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना, व्हिच इज डिजॉल्व इन वाटर, जो वाटर में है, और उसको छोड़ने पर क्या होगा, वह नीचे जम जाता है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब कहता है चेंज इन कलर, है ना, यानी कलर में क्या चेंज हो सकता है। देखो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द चेंज इन कलर, कलर में भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन साइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, नींबू वगैरह में पाया जाता है, उसको अगर पोटेशियम परमैंगनेट में अगर डाल दोगे, है ना, तो क्या होता है, पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डिसअपीयर, ठीक है, तो वो पर्पल कलर का बना लेता है। यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया है, थोड़ा सा देख लो, यहाँ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ किया जाता है। तो ये है इसमें, तो हम क्या रिएक्शन करवाते हैं, साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराएंगे तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट बनाएगा, है ना। तो इसमें भी कलर चेंज हुआ, पर्पल कलर आ गया। तो यह भी जो है
ये कलर को चेंज किया। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक वाइज चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। अब ये साइट्रिक एसिड को अगर पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अगर करवाते हो तो वह कलरलेस बनाता है ना। तो यह कलर में चेंज किया। Let us another example of chemical reaction in which change in color takes place when sulfur dioxide gas is passed through the acidic potassium dichromate solution, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट को में अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पास करवाते हो तो वह भी ग्रीन कलर का हो जाता है ना, ग्रीन कलर बनाता है। तो यह भी कलर को चेंज करता है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। एक ये है। दूसरा है कि कॉपर सल्फेट में, है ना, अगर तुम नेल डाल देते हो, कांटी लोहा डाल देते हो तो वह भी क्या होता है, ग्रीन कलर हो जाता है। इसका भी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। उसमें अगर नेल डालते हो यानी लोहे का कुछ डालते हो तो वह कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। वहाँ भी फेरस सल्फेट बनता है। तो यह कलर चेंज करता है। बिफोर गो फर्दर वी शुड नो व्हाई टेम्परेचर चेंज टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कैसे चेंज होता है ना, टेम्परेचर कैसे चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफन प्रोड्यूस हीट एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी कभी कभी प्रोड्यूस भी होता है और कभी कभी एब्जॉर्ब भी हो जाता है ना। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट एनर्जी देन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेज एंड इट्स बिकम्स हॉट। कभी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी निकलता है जिसके कारण वह सॉल्यूशन जो है वह हॉट हो जाता है। इन सम केसेस केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, कभी कभी हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और हीट को रिलीज भी करता है। व्हेन केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। जब हीट वो निकालता है तो क्या होता है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो गिर जाएगा एंड बिकम्स कोल्ड, वह ठंडा हो जाए। सो व्हेन वी टॉक ए चेंज इन टेम्परेचर इन ए केमिकल रिएक्शन। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। यहाँ है इट कैन बी राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। अनदर पॉइंट टू नोटेड दैट द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन एज टू कॉमन नेम्स, लाइम एंड एज वेल एज क्विक लाइम। देखो क्विक लाइम, ठीक है, लाइम वाटर, ये सब में अंतर है। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कहा जाता है क्विक लाइम। और जब इसको वाटर से रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या कहेगा, लाइम वाटर, ठीक है, या लाइम भी कहा जाता है। तो वहाँ उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaOH ट्वाइस। तो ये दोनों चीज़ हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इसका कैल्शियम ऑक्साइड को यानी सूखा चूना को जब तुम वाटर में डालते हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, लाइम वाटर बनाता है। तो यह जो लाइम वाटर है तो वहाँ हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जिसके कारण क्या होता है कि वह गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जब हीट को वह निकालता है, हीट उससे रिलीज होता है तो कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट को वह लेता है तो क्या कहा जाता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। स्लेक्ट लाइम भी इसको कहते हैं। हाइड्रोक्साइड इज नोन एज द स्लेक्ट लाइम। चूना के वाटर को कहा जाता है स्लेक्ट लाइम। तो इसमें टेम्परेचर जो है वह निकालता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विथ वाटर, जब क्विक लाइम जो है वाटर से रिएक्ट करता है, देन स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड एंड ए लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। बहुत सारा एनर्जी जो है वह प्रोड्यूस होता है। हीट राइजेस द टेम्परेचर, और हीट भी आता है उससे, ड्यू टू विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम। सो वी कैन से द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, यानी क्विक लाइम क्या हो गया, CaO, है ना, उसको वाटर से रिएक्शन करवाया तो क्या बना, स्लेक्ट लाइम, ठीक है, चूना का जल। तो वह क्या CaOH ट्वाइस, ठीक है, और उससे बहुत ज़्यादा हीट निकला तो यह कहलाया एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाया, क्योंकि इससे हीट निकल रहा है। उसके बाद है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलता है तो वहाँ भी हीट बहुत ज़्यादा निकलता है, तो वहाँ भी वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद है तुमको भी
One example of the chemical reaction in which heat energy is absorbed due to which temperature falls when barium hydroxide is added to ammonium chloride. अब barium hydroxide और ammonium chloride को react करवाओगे, taken in a test tube and mixed with a glass rod, then barium chloride, ammonium and water are formed, है ना. barium chloride बनता है और अमोनिया बनता है और वाटर बनता है ना. तो इसमें बहुत सारा एनर्जी, ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. तो बहुत सारा एनर्जी जो है वह एब्जॉर्ब होता है ड्यू टू, जिसके कारण टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल एंड देन बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड. तो उससे हीट जो है वह एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण वह कोल्ड हो जाता है. देन केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बेरियम क्लोराइड, अमोनियम एंड वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक बाई चेंज इन टेम्परेचर इन इंडोथर्मिक रिएक्शन. इसको इंडोथर्मिक जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. अब चेंज इन स्टेट, यहाँ देख रहे हो कि कैंडल जो है वह कैंडल जल रहा है. तो कैंडल अगर जलेगा तो वह कैसा रिएक्शन होगा, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है. तो यहाँ सॉलिड है, यहाँ जो वैक्स है मोम है वह सॉलिड है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो रहा है. तो यहाँ स्टेट उसका सॉलिड से ये गैस में उसका स्टेट चेंज हो रहा है. तो ये चेंज इन स्टेट हुआ, वैक्स का जलना, वैक्स सॉलिड है और वो जला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो वह गैस के रूप में आ गया, है ना. दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द कम्बसन reaction of the wax the physical state change from the solid to liquid and gas. अब जो ये कम्बसन होता है, कम्बसन मीन्स जलना, जब भी कम्बसन होता है तो रिएक्शन ऑफ द वैक्स फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस. तो जब वह मेल्टिंग करता है तो इसको फिजिकल चेंज कहेंगे, और जब वह जलता है तो उसको केमिकल चेंज कहेंगे. कम्बसन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टरिस्टिक बाई चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस. पहले वह लिक्विड बनाता है फिर गैस बनाता है, तो ये केमिकल चेंज हो गया, है ना. बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कम्बसन ऑफ द वैक्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. देयर आर सम केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन फ्लो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है ना, जो शो करता है, एक से अधिक रिएक्शन को भी शो करता है. तो ऐसा नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस ही निकलेगा, दूसरा जो उसका कैरेक्टर वो शो नहीं करेगा. बहुत सारा कैरेक्टर को वो शो करता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है. प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है ना, स्टेट भी चेंज हो सकता है. अब यहाँ है केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन का तो डिफिनेशन पूछ सकता है. केमिकल रिएक्शन आप जान ही गए कि केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट भाग लेता है वो उसका रीअरेंजमेंट होता है एटम और मॉलिक्यूल्स का, है ना. लेकिन जितना एटम या मॉलिक्यूल्स उसमें टेक पार्ट होता है यानी कंबाइन करता है, उतना ही जो है वह प्रोडक्ट भी बनता है. ठीक है, तो इसलिए जो भी रिएक्शन हम करवाते हैं तो उस रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी होता है. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इज नोन एज ए केमिकल इक्वेशन. जब छोटे क्लास में थे, 8 में, 7 में या 9 में, तो जब भी कोई रिएक्शन करवाते थे तो उसमें सिंबल लिखना ज़रूरी नहीं होता था. लेकिन जब आप बड़े क्लास में जाओगे, अभी भी 10th में हो, तो तुमको सिंबल लिखना ज़रूरी होता है ना. जैसे Zn है, सॉलिड है, ये तुमको पता रखना पड़ेगा. तो हम उसके बगल में सॉलिड लिखेंगे. सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको इक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे. जिंक सल्फेट है, सॉलिड है, तो उसको इक्वस सॉल्यूशन है तो इसको इक्वस सॉल्यूशन के रूप में लिखेंगे. हाइड्रोजन है, गैस के रूप में लिखेंगे. और फिर उसको बैलेंस भी करेंगे. तो बैलेंस करना तो किताब के द्वारा नहीं बताया जा सकता. ये तो जब भी बताएंगे तो तुमको नोट में ही बताएंगे, है ना. सो पुटिंग द सिंबल एंड फार्मूला ऑफ ऑल सब्सटेंसेस एवं वर्ड इक्वेशन. तो इसको आप लोग कहिएगा तो हम फिर इसका नोट बना के फिर बता देंगे. लेकिन इसको ऐसे किताब से तो नहीं बताया जा सकता है और क्या क्या है.